Hello student. In today's lecture we are going to start our next unit number 5, memory management, and the allocated marks for this unit is 14 marks, and today's lecture topic is 5.1 basic memory management technique. Learning outcome of this lecture is, after completion of this lecture you will be able to अंडरस्टैंड बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है। यूनिट आउटकम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है फॉर स्टोरिंग द डेटा इन द सिस्टम। प्रीरिक्विसाइट सीपीयू शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिथम्स। हमारा इस यूनिट का प्रीरिक्विसाइट होगा सीपीयू शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिथम, जो हमने यूनिट नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है। नाउ टुडेज लेक्चर टॉपिक इज बेसिक मेमोरी पार्टीशनिंग। अभी पार्टीशनिंग क्या होता है? सो अनदर मेथड यूज फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज मेमोरी पार्टीशनिंग। दिस मेथड डिवाइड द मेमोरी इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट्स। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज पार्टीशंस। जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जब हम न्यू हार्ड डिस्क को परचेस करते हैं तो उसके जो प्लेटर्स रहते हैं वो एम्प्टी रहते हैं। दैट मीन्स एक होल प्लेट, मेटालिक प्लेट जो रहेगी, सिरेमिक मेटल से बनी हुई प्लेट रहेगी, वो ब्लैंक रहेगी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उस हार्ड डिस्क के ऊपर में हम पार्टीशंस को क्रिएट करते हैं और एक पार्टीशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। एक ये ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक रहेगी जिसको हम बोलते हैं पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग में क्या होगा कि एक बड़े से मेमोरी साइज को हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो स्मॉल पार्ट्स जो क्रिएट होंगे हम उसको बोलते हैं पार्टीशंस। A new magnetic disk is a blank state. It is just a platter of a magnetic recording material. Before disk can store a data, it must be divided into sectors that the disk controller can read and write. That is need to create the पार्टीशन। जैसे कि अभी मैंने बोला हुआ है थोड़ी देर पहले कि एक मैग्नेटिक डिस्क जो ब्लैंक रहती है जिसको हम प्लेटर बोलते हैं, वो प्लेटर में क्या रहता है कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल से बना हुआ वो प्लेटर रहता है जिसके अंदर में हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो बिफोर डिस्क कैन स्टोर अ डेटा, डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले क्या होता है, क्या करना पड़ता है हमको कि इट मस्ट बी डिवाइड इनटू अ सेक्टर दैट द डिस्क कंट्रोल कैन रीड एंड राइट। बिफोर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ डेटा हमको उस प्लेटर के ऊपर में क्रिएट करने पड़ते हैं ट्रैक, सेक्टर। आफ्टर दैट वहाँ पे बनेंगे क्लस्टर्स। सो इन शॉर्ट कि जब हम न्यू हार्ड डिस्क को परचेस करते हैं तो उसको हमको डेटा स्टोर करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर में हम उस प्लेटर के ऊपर में क्रिएट करेंगे ट्रैक, सेक्टर्स, एंड आफ्टर दैट उसके साथ में हम क्रिएट करेंगे पार्टीशंस। सो पार्टीशन में क्या होगा कि हम सही तरीके से अपना डेटा एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। और आफ्टर दैट सेक्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रैक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सेक्टर्स एंड ट्रैक हम हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर में हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जो कंट्रोलर रहता है जिसको हम डिस्क कंट्रोलर बोलते हैं वो इजीली डेटा को राइट कर सके पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उसी डेटा को इजीली फेच कर सके। दिस इज द रोल ऑफ डिस्क कंट्रोलर, जो क्या परफॉर्म करेगा? रीड एंड राइट ऑपरेशन। सो एडवांटेजेस ऑफ पार्टीशनिंग क्या होगा? यूजफुल फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी जो हमने पार्टीशनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ये हमने इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने हार्ड डिस्क को कंसीडर किया हुआ कि हमको अगर हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करना है तो किस तरीके से हम पार्टीशनिंग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमको सबसे पहले हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर में क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड जस्ट आफ्टर हम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो दिस इज द पार्टीशन क्रिएशन इज द फर्स्ट प्रोसेस बिफोर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इसी पार्टीशनिंग का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग जगह पे कर रही है फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेसेस। सो ओवरऑल द एडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग क्या होगा? यूजफुल फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम पार्टीशनिंग का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इट इज यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द पार्टीशन। सिमिलरली कि अगर हम पार्टीशंस में डेटा को स्टोर करेंगे तो हम वहाँ से डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग। Partition can be dynamic or fixed. This provide flexibility.
साथ में एक चीज यहाँ पे ये भी रहेगी कि पार्टीशन जो होते हैं वो डायनामिक भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं. सो ये चीज हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. एंड मेनली टू टाइप्स ऑफ मेथड आर यूज टू मेक द पार्टीशन इन द मेमोरी. जो अभी हमने यहाँ पे डायनामिक और फिक्स की बात किया हुआ है, दीज आर द पार्टीशंस टाइप. तो इसको ही हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि दीज आर द टू मेथड्स जिस मेथड को हम फॉलो करते हुए पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं मेमोरी के ऊपर में. सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पार्टीशन. एंड सेकंड वन इज डायनामिक मेमोरी पार्टीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल पार्टीशन. सो स्टैटिक मीन्स व्हाट, फिक्स पार्टीशन, एंड डायनामिक मतलब व्हाट, वेरिएबल. इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे समझेंगे इसको तो स्टैटिक में क्या होगा कि फिक्स पार्टीशन क्रिएट रहेंगे, वहां पे प्रोसेस जाके सेव होगी. और डायनामिक में क्या होगा कि एक फ्री स्पेस रहेगी, एज पर रिक्वायरमेंट प्रोसेस जाके वहां पे स्टोर होगी. दिस इज द डायनामिक मेमोरी पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल पार्टीशन. नाउ हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं फिक्स पार्टीशन. When the memory is dividing into a number of fixed size partition, it is called as static memory partition. जब मेमोरी एक कंप्लीट मेमोरी नंबर ऑफ फिक्स पार्टीशन के साइज में डिवाइड हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन. दैट मीन्स वो जो पार्टीशन क्रिएट हुआ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. एक बार वो क्रिएट हो गया तो कोई भी प्रोसेस आके उसी पार्टीशन में सेव होगी. अगर वो अपना साइज चेंज नहीं कर सकता है, मीन्स व्हाट, कि वो स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग टेक्निक होगा. Each partition contain exactly one process. एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस रहने वाली है. If the process assigned to a memory is less in the size than the partition size, then the remaining space cannot be used by any other process. इसको हम disadvantage बोल सकते हैं स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन में. तो वो क्या होगा, if the size of the partition is greater than the required size of the process is, means what, कि अगर पार्टीशन का साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द प्रोसेस को जितनी जगह की जरूरत है उससे ज्यादा अगर साइज उस पार्टीशन का होगा तो यहाँ पे वो प्रोसेस वहाँ पे उस पार्टीशन में जाके सेव हो जाएगी. बट जो रिमेनिंग स्पेस रहेगा वो हम दूसरे प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते. Why? Because every partition contain exactly the one process. एक पार्टीशन के अंदर में एक ही प्रोसेस जा सकती है. और स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन में क्या होगा, फिक्स साइज ऑफ पार्टीशन क्रिएट होने के बाद में अगर वहां पे किसी प्रोसेस को सेव होना है तो प्रोसेस को उस प्रोसेस का साइज अगर उस पार्टीशन से कम होगा तो प्रोसेस वहां पे उस पार्टीशन में जाके स्टोर हो सकती है. बट द रिमेनिंग जो स्पेस रहेगा वो यहाँ पे वेस्टेज जाएगा. दिस इज द ड्रॉबैक इन द स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं फिक्स पार्टीशन. दिस डायग्राम शोज द स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन. यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरियस प्रोसेसेस वेटिंग इन द इनपुट क्यू. दिस इज नथिंग बट द रेडी क्यू. देयर आर नंबर ऑफ डॉट्स. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डायग्राम में आपको नंबर ऑफ डॉट दिख रहे हैं और नीचे में लिखा हुआ है वेरियस प्रोसेसेस वेटिंग इन द इनपुट क्यू. दिस क्यू इज नथिंग बट द रेडी क्यू. एंड दिस ऑन योर राइट साइड, these are the partition. This is the memory space. In this memory space आप अगर bottom में देखोगे तो some space is reserved for the operating system, and in remaining space there are 4 partition are created. Partition 1, partition 2, partition 3 and partition 4. And अगर आप उसके right side में देखोगे तो every partition का जो size है वो यहाँ पे fix करके दिया हुआ है. Partition 1 का size है 200K, Partition 2 का साइज है 500K, पार्टीशन 3 का साइज है 700K एंड पार्टीशन 4 का साइज है 900K. सो दिस इज द स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन. हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि फ्री स्पेस को फिक्स पार्टीशन में क्रिएट किया हुआ है और एक पार्टीशन का एक साइज वहाँ पे हमने मेंशन करके रखा हुआ है. दैट मीन्स पार्टीशन 1 हैविंग द साइज ऑफ 200K, पार्टीशन 2 500, पार्टीशन 3 700, पार्टीशन 4 900. सो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया हुआ कि अगर कोई प्रोसेस को यहाँ पे सेव होना है पार्टीशन में और वो प्रोसेस को रिक्वायर्ड साइज है 600K. आई अगेन रिपीट, एक प्रोसेस को सेव होना है पार्टीशन में और उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड साइज कितना है 600K. बट अगर आप पार्टीशंस में देखोगे तो आपको 600K का कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा है. आपको दिख रहा है 500K, 700K, 900K एंड 200K. रिक्वायर्ड साइज है 600K. दैट मीन्स व्हाट, कि वो 500 में सेव नहीं हो सकती, वो सेव हो सकते 700K में एंड 900K में. सो इन दैट केस अगर वो प्रोसेस 700K के पार्टीशन में सेव होती है, दैट मीन्स पार्टीशन नंबर 3, तो यहाँ पे वो सेव हो सकती है और
के जो है यहाँ पे वेस्टेज जाएगा। इनकेस अगर वो पार्टीशन 4 में सेव होती है तो यहाँ पे पार्टीशन 4 में सेव होने के बाद में ऑलमोस्ट 300 के हमारा यहाँ पे वेस्ट जाएगा। सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ स्टैटिक मेमोरी पार्टीशन एंड दिस इज द डायग्राम जो आपको शो कर रही है कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ द पार्टीशंस आर क्रिएटेड। Now the advantages and disadvantage of static partitioning. Partition size is fixed and can be easily accessible for the process those matches with the partition size. यहाँ पे जैसे कि हमने स्टैटिक में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे पार्टीशन का जो साइज रहेगा वो फिक्स रहेगा, इसके वजह से हम यहाँ पे प्रोसेसेस को इजी जाएगा टू एक्सेस द पार्टीशन। इट इज गुड पार्टीशन स्कीम इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट नंबर 4 में भी हमने डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पे अगर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी तो इट्स अ गुड पार्टीशन टेक्निक जो हम हमारे सिस्टम में यूज कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज इज ऑल्सो हियर एंड व्हाट द मेन ड्रॉबैक ऑफ फिक्स पार्टीशन इज द मेमोरी वेस्टेज। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग में कि यहाँ पे अगर प्रोसेस का साइज कम रहेगा एज कम्पेयर टू द पार्टीशन साइज तो रिमेनिंग स्पेस जो उस पार्टीशन की है वो वेस्टेज जा सकती है। वाई? बिकॉज हर एक पार्टीशन में ओनली एक ही प्रोसेस स्टोर हो सकती है। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो स्टैटिक का रहेगा वो क्या है? वेस्टिंग ऑफ मेमोरी। नाउ द अनदर वन इज डायनामिक मेमोरी पार्टीशन जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल पार्टीशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोसेस के लेंथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमारे पार्टीशंस क्रिएट होंगे। दैट मीन्स द मेमोरी पार्टीशनिंग डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस लेंथ और द साइज इज कॉल्ड एज डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग। When the process arrives in the ready queue, the operating system checks for the available enough size of partition. जब प्रोसेस इंटर करेगी रेडी क्यू में तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि उस प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इनफ साइज का पार्टीशन अवेलेबल है या नहीं। इफ द पार्टीशन इज अवेलेबल इज वेरी लार्ज देन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड द पार्टीशन इनटू द पार्ट्स, देन the process is kept in the appropriate part of memory and remaining partition of memory is included in the partition of availability list. अगर वो पार्टीशन वहाँ पे अवेलेबल होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी? डिवाइड करेगी उस पार्टीशन को और जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट उस प्रोसेस को रहेगी उस उतनी स्पेस का एक पार्टीशन बना के उस प्रोसेस को अलॉट कर देगा और रिमेनिंग जो साइज रहेगा वो अवेलेबिलिटी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। This diagram shows the dynamic memory partitioning. First one, initial partitioning. यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल साइज जो है 128 MB का है, उसमें से 32 MB ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिजर्व करके रखी हुई है, 96 MB फ्री है। बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है? प्रोसेस 1 अराइव्स एंड नीड्स द 20 MB ऑफ स्पेस। सो इसमें क्या होगा कि 36 MB ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्युपाई करके रखा था, 36 MB ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्युपाई करके रखा था। अभी जो नई प्रोसेस आई हुई है जिसको जरूरत यहाँ पे कितने MB के? 24 MB की। सो प्रोसेस 1 अराइव्स एंड नीड्स द 24 MB। हियर 20 MB लिखा हुआ है बट इंस्टेड ऑफ 20 MB इसको हमको कंसीडर क्या करना है? 24 MB। सो प्रोसेस 1 आ गई और उसको जरूरत कितने MB के? 24 MB की। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया पार्टीशन अवेलेबल है या नहीं। सो यहाँ पे पार्टीशन अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, जो फ्री स्पेस थी 96 MB उसमें से 24 MB का एक नया पार्टीशन बना के वहाँ पे हमने प्रोसेस 1 को अलॉट कर दिया। सो नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्युपाइज द 36 MB, प्रोसेस 1 ऑक्युपाइज द 24 MB एंड रिमेनिंग स्पेस इज 72 MB। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि प्रोसेस 2 अराइव्स एंड नीड्स द 34 MB। सो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग स्पेस जो फ्री स्पेस थी 72 MB उसमें से 32 MB इंस्टेड ऑफ 34 MB हियर इज अ 32 MB। 32 MB स्पेस की जरूरत थी प्रोसेस 2 को, तो यहाँ पे क्या हुआ, 72 MB फ्री स्पेस से 32 MB का एक पार्टीशन क्रिएट हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया वो पार्टीशन अवेलेबल है या नहीं, उसको नहीं मिला तो उसने क्या किया, 32 MB में से 72 MB में से 32 MB का प्रोसेस 2 के लिए एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया
और प्रोसेस 2 को मेमोरी में सेव कर दिया. सो आफ्टर प्रोसेस 2 अराइव्स, फाइनल जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है, डायग्राम सी, उसमें आपको दिख रहा है कि 32 MB occupies by the operating system, 24 MB occupies by the process 1 and 32 MB occupies by the process 2. These are the two partitions created after process 1 and 2 arrives, and the remaining free space is of 40 MB. So process के requirement के हिसाब से जब partitions create होंगे उसको हम बोलेंगे dynamic memory partitioning, इसको हम बोलते हैं variable partitions also. These are the some advantages of dynamic and the disadvantage. First one, advantages. Partitions are made as per the process length. जो भी प्रोसेस की लेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंगली पार्टीशंस क्रिएट होंगे. मेमोरी वेस्टेज इज वेरी लेस. मेमोरी की अगर मैं वेस्टिंग की बात करूँ तो एज कम्पेयर टू स्टैटिक मेमोरी पार्टीशंस यहाँ पे डायनामिक में बहुत कम रहेगा. मैक्सिमम पार्ट ऑफ मेमोरी इज यूटिलाइज. यहाँ पे डायनामिक में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम पार्ट जो हमारे मेमोरी का है हम उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. Now the disadvantage, the main drawback of external fragmentation, that is some small partition remains unutilized. To overcome this problem, external fragmentation is compaction. जैसा कि प्रोसेस अलॉट होने के बाद में प्रोसेस जब फर्स्ट टाइम आ रही है फ्री स्पेस मेमोरी में तो नंबर ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टीशंस क्रिएट हो रहे हैं. बट आफ्टर सम टाइम ऐसा भी होगा कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी तो प्रोसेस वो अपने पार्टीशंस को खाली कर देगी. सो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास में फ्री स्पेस तो अवेलेबल रहेगी बट एक नई प्रोसेस अगर आई है और उसको स्टोर अगर करना है तो उतने साइज का जो फ्री स्पेस है वो हमारे पास में कंटिन्यूशन में नहीं रहेगी. दैट मीन्स 20 MB का एक ब्लॉक एक पार्टीशन फ्री है, उसके बाद में 40 MB ऑक्यूपाई और फिर से 20 MB का फ्री स्पेस है और जो नई प्रोसेस आई है उसको चाहिए 30 MB. तो हमारे पास में टोटल फ्री 40 MB होगा बट वो जो 40 MB है वो कंटिन्यूसली फ्री नहीं है क्योंकि 20 MB के बाद में 40 MB ऑक्यूपाई है एंड अगेन 20 MB फ्री है. सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे डायनामिक में आ सकता है. सो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में रहता है कॉम्पैक्शन. तो कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो फ्री स्पेस है 20 MB एंड 20 MB हम उसको मर्ज कर लेते हैं और एक कंप्लीट वन फ्री ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं और उसका साइज रहेगा 40 MB. सो नाउ जो प्रोसेस को अगर 30 MB की जरूरत है हम वहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं. बट उसके लिए हमको ये जो प्रॉब्लम रहेगा इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका हमारे पास में रहेगा वो रहेगा कॉम्पैक्शन. सो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे डायनामिक में आएगा. That is, all the free memory space is compacted together to form a new block or partition for the utilization. जैसा 20 MB को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा एक कंप्लीट ब्लॉक जहाँ पे हम एक नए प्रोसेस को सेव कर सकते हैं. These are the some MSBD question. What is partitioning? With the neck diagram, explain various memory partitioning technique and also state its advantages and disadvantages. बहुत important question रहेगा MSBD एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे आपको लिखना है what पार्टीशनिंग क्या होता है, उसके टेक्निक्स क्या और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फिक्स पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग. These are the two important question on the today's lecture topic. समरी ऑफ लर्निंग आज हमने डिस्कस किया बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट जिसमें आज हमने डिस्कस किया पार्टीशनिंग एंड उसके टाइप्स, पार्टीशनिंग एंड इट्स टाइप. In the next lecture we will discuss about the free space management technique. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या रहेगी. So thank you.